नमस्कार, देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कांवड़ यात्रा 2023 बीते सालों से अधिक भव्य और दिव्य होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और शासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु की उम्मीद। शासन को व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करनी होगी, जिससे सरकार के लिए 2023 कांवड़ मेला एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं, जिसमें आगामी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इस बार का सरकार प्रशासन ने पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय करके इस यात्रा के सफल संचालन की रणनीति तैयार की है, जिसको लेकर प्रशासन ने कुछ नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत इस बार का कांवड़ यात्रा पर आने वालों को अपने साथ पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा। प्रशासन की तरफ से एक QR कोड दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बार कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट भी निर्धारित कर दी गई है। वहीं डीजे की साउंड पर भी पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। इसके अलावा त्रिशूल, तलवार, भाला, बेसबॉल बैट जैसे उपकरणों पर पाबंदी रहेगी। तेज आवाज करने वाले उपकरणों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। कांवड़ के भव्य आयोजन को लेकर इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीएम ने हरिद्वार में प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए थे। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा। बजट यात्रा अच्छी होगी। बजट नहीं, वो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। एक तरफ जहां सरकार कांवड़ के भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पदाधिकारी कांवड़ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन सब पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन करने का आश्वासन दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के प्रति सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। न सरकार ने कोई व्यवस्था की है और ये मान के चल रहे हैं कि 5 करोड़ के लगभग कांवड़ आएंगे। कहाँ आपकी पार्किंग होगी, कहाँ आप उनके रहने का इंतजाम करेंगे, किस तरीके से आप उसको सेटिल करेंगे, कौन से रास्ते से आप लाएंगे, कोई ऐसा रूट प्लान अभी तक तैयार किया सरकार ने? और कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। अच्छी बात है, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, लेकिन आप उनके लिए पानी की, रहने की, खाने की, पार्किंग की ये व्यवस्थाएं कम से कम अभी से तय हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन का समय रह गया है। 5 तारीख से मेरे ख्याल से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा। और सरकार तो कहाँ, चारधाम यात्रा देख रहे हैं क्या हालत ख़राब है। जगह जगह मार्ग टूट गए हैं। कम से कम आज भी प्रदेश की 100 से ज़्यादा सड़कें, अंदरूनी सड़कें और बाहरी सड़कें हाईवे तक बंद पड़े हैं। बहुत बड़ा दिन पर दिन हो रहा है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी 2 बैठकें हरिद्वार में लिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से पिछली बार से और अच्छी व्यवस्था सुगम होंगी। और पहली बार कांवड़ यात्रा के अलग से प्रशासन इकाई सरकार बनाने जा रही है, जो हर चीज की व्यवस्था बनाएगी। खासतौर पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आवागमन में कोई रुकावट ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इन सारे विषयों पर अलग से जो वहाँ की प्रशासन कमेटी बनी है वो नजर रखेगी। बड़ी संख्या में कांवड़ आएंगे और अपने शिवालयों की नजर लेके जाएंगे। बहरहाल धामी सरकार यात्रा को लेकर पूरी तरीके से सजग है, लेकिन विपक्ष तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि आखिर सरकार के दावों पर कितना खरा उतरती है
और तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं या नहीं। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दो 2023 कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार व्यवस्थाएं पूरी कर चुकी है। वहीं कावड़ यात्रा पर निकलने की तैयारियां श्रद्धालुओं ने शुरू कर ली हैं। लेकिन यात्रा आरंभ करने से पहले जान लीजिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रा के क्या नियम हैं और यात्रा के दौरान आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा सुगम बनाने के लिए यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। 4 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा से पहले ये नियम जान लें कि कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं, डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ से कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियां हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है, इन राइटिंग भी भेज दिया गया। तो हमें ये लगता है कि इस बार जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे मोड़ देंगे घुसाते हैं तो उनका कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे देखा होगा लास्ट ईयर साइलेंसर निकालने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाता है, फिर बाइकों में आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। इसको रोकने के लिए हमने सारे स्टेट से रिक्वेस्ट कर लिया, जहाँ से भी कावड़िया आते हैं, बिना साइलेंसर के जो है जो चेंज पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना ID जरूर साथ में लेके आए, जो हम चेक। तो आपको बता दें 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दें क्या होंगे यात्रा के नियम। तो डीजे की अनिर्दिष्ट ध्वनि पर पुलिस की नजर रहेगी। यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल बैट, नुकीले भाले और दूसरे हथियार नहीं होने चाहिए। बिना साइलेंसर बाइक चलाने वालों और हुड़दंगियों पर नजर रहेगी। QR कोड के जरिए कावड़ियों को डिजिटल मदद मिलेगी। QR कोड के जरिए यात्री रूट प्लान कर सकेंगे, परिजन खो जाने पर की जानकारी दे सकेंगे। तो आपको ये नियम बता रहे हैं, यात्रा के दौरान खोया पाया केंद्र, पार्किंग, धर्मशाला, ट्रैफिक की जानकारी QR के जरिए मिलेगी। यात्रा के दौरान कावड़ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यात्रियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डीजे की अनिर्दिष्ट ध्वनि पर पुलिस की खास नजर रहेगी। यात्रा के दौरान लाठी, बेसबॉल बैट, नुकीले भाले और दूसरे हथियार नहीं ले जाने। आपको बता रहे कावड़ यात्रा के दौरान क्या नियम यात्रा के दौरान रखे जाने हैं, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। QR कोड के जरिए यात्री रूट प्लान कर सकेंगे। कावड़ यात्रा प्रशासन अलर्ट है, परिजन खो जाने पर जानकारी दे सकेंगे QR कोड पर। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं, डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ से कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियां हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने
सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है, इन राइटिंग भी भेज दिया गया, तो हमें ये लगता है कि इस बार जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे मुर्दे की घुसाते हैं तो उनका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे देखा होगा लास्ट ईयर साइलेंसर निकालने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाता है, फिर बाइकों में आग लग जाती है, इस तरह की घटनाएं भी हुई है। इसको रोकने के लिए हमने सारे स्टेट से रिक्वेस्ट कर लिया जहाँ से भी कावड़ी आते हैं बिना साइलेंसर के जो है जो चेंज करता है। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना आईडी जरूर साथ में लेके आएँ, जो हम चेक कर सकें। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। वहीं दूर दराज से आने वाले शिव भक्त कावड़ियों का आगमन अभी से शुरू हो गया है। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कावड़ पटरी का बारीकियों से निरीक्षण किया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह, नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल ने कावड़ पटरी का निरीक्षण करते हुए कावड़ पटरी पर लगे पीने के पानी को टोटियों को ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए और संबंधित अधिकारियों को कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की बात कही गई है। तो कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हमने घर से 15 तारीख को चला था और 18 को गंगोत्री से जल भरा है और जयपुर जाएंगे, जमरामगढ़ तहसील बिलोत गांव में, वहां जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा में कितनी श्रद्धा है? वो तो बाबा पे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। कौन सी बार आप कावड़ लेके जा रहे हैं? आपके पहले मैंने 2018 में हरिद्वार से भरी थी, फिर केदारनाथ के 2019 में, फिर 2 साल लॉकडाउन लग गया था, फिर अब भरा हूँ। अब संजोग बैठा है, माता रानी ने बुलाया है। लॉकडाउन के बाद इस बार खाता उत्साह है। हाँ, सुविधा कैसी मिलती है उत्तराखंड में? पीछे वैसे अभी सुविधा चल रही है और हमने क्या है, पे दूर जाना है, राजस्थान जाना है, तो चलो हो रहा अभी 1 तारीख, कल से चालू हो जाएगा सब। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच 18 कॉटेज बनाने की बात तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा ने वीडियो जारी करते हुए अपने प्रॉपर्टी एजेंसी के ट्विटर पेज से कही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। गरिमा ने कहा कि आखिर 18 कॉटेज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कैसे बनाए जा रहे हैं, आखिर इन्हें बनाने से पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं, इस मामले में जांच भी होनी चाहिए कि कहीं ये कॉरेंट जानकारी सरकारी जमीन पर तो नहीं बनाए जा रहे। साथ ही उन्होंने हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड में भी सख्त भू कानून लागू करने की मांग की। और सरकार की जानकारी में एक गंभीर प्रकरण लाना चाहती हूं कि इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है, जो वीडियो जिम कॉर्बेट का है, और ये जिम कॉर्बेट का ये वीडियो बिल्कुल भारी जंगल के बीच में है। 18 कॉटेज बनाने की बात हो रही है। 1800 स्क्वायर फीट का एक कॉटेज रहेगा, 68 लाख उसकी कॉस्ट रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि ये सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार से निवेदन ज़रूर है कि वो जांच करवाए कि ये जिम कॉर्बेट के बीचों बीच इस तरह से 18 कॉटेज बनना क्या जंगल के लिए, पशु पक्षी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है? क्या हमको सूझबूझ के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जिस तरह से हिमाचल बहुत केयरफुल है अपने वहाँ होने वाले हर निर्माण कार्य को लेकर, उसी तरह से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बड़ा दावा किया है कि प्रदेश में चाहे दाल हो या मडुआ, प्रदेश सरकार ने सभी को एसएसपी निर्धारित की है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जरिए खरीदारी होगी, इस पर उन्हें 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। किसान अच्छा देखने में क्या होता है कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता, क्योंकि वो साहूकार, पहाड़ का किसान गरीब होता है, साहूकार उसको उधार देता है और उससे जब फसल होती है तो 22-23 रुपया मडवा खरीद कर आगे
34-35 रुपये बेचता है। हमने कहा हम बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। हमारी जो समूह की बहनें हैं वो किसान से उसके घर में जाकर उस मंडुआ खरीदेंगी, MSP पर खरीदेंगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा और जो हम 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव समूह की बहनों को देंगे। आज 61,000 से अधिक सहायता समूह हमारे चल रहे हैं NRLM के, जिसमें लगभग 3,69,000 बहनें उससे जुड़ी हुई हैं। और हमने एक संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में भी एक कदम होगा। खबर लश्कर से है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने अब खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को नोटिस थमा दिया है। वहीं नोटिस रिसीव करते हुए उमेश शर्मा ने कहा कि सीबीआई अपना कार्य बखूबी और ईमानदारी के साथ कर रही है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर भी सीबीआई ने इस मामले को लेकर नोटिस थमाया जा चुका है। देखिए, 2016 का जो स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया था, जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए। 23 मार्च 2016 को स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और 26 मार्च 2016 को चला दिया गया था। एक दिन बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उस स्टिंग प्रकरण के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश हुए। उस सीबीआई जांच में जो फॉरेंसिक की जांच हुई थी, जिसके आधार पर पूरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, वो स्टिंग्स मैंने ही उपलब्ध कराए थे और पहले दिन से लेकर आज तक मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं, तभी ये जांच आगे बढ़ी। मैं भी चाहता हूं कि ये कुहासा हटे, क्योंकि हरीश रावत जी ले दे के अंत में मुझी को कोसते हैं। कभी वो कहते हैं ब्लैकमेलर बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि स्टिंग के गर्भ से सरकार जो वर्तमान है इसका जन्म हुआ। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पता लग चलना चाहिए पूरे देश को कि किस तरह हरीश रावत जी सरकार की खरीद फरोख्त, सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। दोषी हम हो, दोषी हरीश रावत जी हो, दोषी XYZ जो भी हो। मैं तो चाहता हूं ये कुहासा जल्द से जल्द हटे। 2024 तो बहुत दूर की बात है। हम जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमारा वॉइस सैंपल मांगा है, हम देने के लिए तैयार हैं। 4 तारीख को कोर्ट में हम अपीयर होंगे और इसके संबंध में जो भी वकील हमारे जो इसका जवाब तैयार कर रहे हैं वो जवाब दाखिल करेंगे और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए हम हर तरीके से तैयार है। सीबीआई को, माननीय न्यायालय को, जहां भी हमारे अंकिता हत्याकांड का केस न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में आरोपियों को फांसी और कड़ी सजा की मांग अंकिता के परिजन लगातार कर रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता के परिजनों को न्यायालय पर विश्वास रखने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश की सरकार और जनता को न्यायालय पर भरोसा है, अंकिता के आरोपियों को जल्द दंड मिलेगा। दरअसल कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पर बयानों को बदलने के आरोप लगाए थे। साथ ही जल्द न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्यायालय पर विश्वास रखने की कहा है। देखिए, मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। भारत के लोग तो विश्वास करते हैं। न्यायालय जिस समय काम कर रहा है, उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही है, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और मेहमान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और 11,337 सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जर्जर हो चुके स्कूलों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ चुका है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं और जर्जर स्कूलों को लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। मरम्मत के कार्य शुरू कर जल्द ही विद्यालय ठीक भी हो जाएंगे।
सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पे किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की जरूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू है। बरसात शुरू होते ही प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी इन दिनों साग सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है और अन्य सब्जियां भी आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो वहां भी साग सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साग सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, खरीदना मुश्किल हो रहा है। सब्जियां खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो कि आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम के लिए कर्णप्रयाग संगम तट से गंगा जल भरा गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल की तरफ से सैन्य धाम के लिए गंगा जल ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर कर्णप्रयाग से रवाना किया गया। आपको बता दें, प्रदेश के पवित्र नदियों से गंगा जल को इकट्ठा कर सैन्य धाम की अमर ज्योति का निर्माण किया जाना है। 2 जुलाई को देहरादून पहुंचेगी और 3 जुलाई से अमर जवान ज्योति का निर्माण शुरू किया जाना है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत देहरादून उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाला गांव में चल रहा है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।